हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेआईबी का पेपर 1 में मॉड्यूल ए चल रहा था, जिसका चैप्टर 2 है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया में हम टॉपिक्स जो देखेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग की हिस्ट्री क्या रही है भारत के अंदर, और इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक प्लानिंग करेगी, प्लानिंग कितनी तरह की होती है, और इकोनॉमिक प्लानिंग करने से क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त हुई हैं, और इकोनॉमिक प्लानिंग करने से जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे, उस 5 ईयर प्लान बनाने के लिए क्या क्या फाइनेंशियल रिसोर्स की जरूरत थी हमको, और उस वो भारत ने कैसे अरेंज किए थे। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पूरा इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन सिंपल टर्म्स, प्लानिंग इज द स्किल ऑफ रीचिंग ए गोल यूजिंग द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल। तो प्लानिंग ये होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूज करके हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के टर्म में ये होगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर जो हमारे इकोनॉमी होगी, जो देश की इकोनॉमी होगी, उसके कुछ टारगेट्स होंगे। अब हमारे जो देश के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, लाइक फाइनेंशियल रिसोर्स जो हैं, ठीक है, या फिर देश के पास कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है, या कुछ ऐसे एक इस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मतलब जो भी हम देश से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारे हमारे रिसोर्सेज हुए। जो इन रिसोर्सेज का यूज करके जो हमने हमारी इकोनॉमी के लिए जो टारगेट सेट किए हैं, उनको अचीव करना ही इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है। According to economist H.D. Dickinson, economic planning is the making the major economic decision, what and how much is to be produced and to whom is to be allotted by the conscious decision of the determinate authority on the basis of comprehensive survey of the economic system as a whole। तो H.D. Dickinson के अनुसार इकोनॉमिक प्लानिंग बोला जाएगा जब हम अपनी इकोनॉमी के लिए बड़े मेजर डिसीजन लेते हैं, जिसमें हम ये जानते हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, और वो प्रोड्यूस करने के बाद किस को अलॉट किया जाए, मतलब वो जो हमने प्रोड्यूस किया, जो रिसोर्सेज हमने बनाए, वो किसको अलोकेट किया जाए, और ये सब डिसाइड किया जाएगा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी या रिसर्च के बाद। ठीक है, और ये रिसोर्सेज को अलॉट करने के बाद हम जो हमने हमारे इकोनॉमी के लिए जो गोल्स सेट किए हैं, तो उन गोल्स को अचीव किया जा सके, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक डिसीजन इस प्रकार से लेंगे तो H.D. डिकिंसन जी ने कहा था कि हम अपने इकोनॉमिक डिसीजन, जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, कि हमको हमारा जो रिसोर्सेज है उसको कैसे ऑप्टिमम अलोकेट करें, जिससे हम अपना इकोनॉमिक को ग्रो करवाएं। और एक दूसरी डेफिनेशन जो नेशनल प्लानिंग कमेटी ने दी थी, द नेशनल प्लानिंग कमेटी सेट अप इन 1938 बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी, उन्होंने ये बोला था, डिफाइंड प्लानिंग इन इंडिया एज प्लानिंग under a democratic system may be defined as a technical coordination by disinterested experts of consumption, production, investment, trade and income distribution in accordance with social objectives set by body representatives of the nation। तो प्लानिंग कमीशन ने कहा था कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग है कि जब हम प्लानिंग बना रहे हैं तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के रूप में बने, मतलब उसमें हर सेक्टर के एक्सपर्ट्स बैठे और वो आपस में एक टेक्निकल कोऑर्डिनेशन करें, जिससे कि वो ये बता पाएंगे कि किस चीज की प्रोडक्शन करनी है, कितना पैसा गवर्नमेंट को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस कंट्री के साथ ट्रेड करना है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री में कैसी होनी चाहिए। तो मतलब इन सब मुद्दों पे प्लानिंग करी जाती है। फिर इन स्पेसिफिक सेक्टर के गोल्स जो होते हैं उनको अचीव करने के लिए एक मेजर प्लानिंग बनाई जाती है। ठीक है, सच प्लानिंग इज नॉट ओनली टू बी कंसिडर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स एंड राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट मस्ट बी इंक्लूड कल्चर एंड स्पिरिचुअल वैल्यू एंड द ह्यूमन साइड ऑफ लाइफ। और प्लानिंग कमीशन ने कहा था कि ये जो प्लानिंग हम बना रहे हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स टर्म्स में या ह्यूमन लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने के टर्म्स में नहीं होनी चाहिए। ये प्लानिंग के अंदर हमको कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ही करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इंडिया की हिस्ट्री कैसे रही है, कि इंडिया ने किस प्रकार से इकोनॉमिक प्लानिंग करके आज ग्रो कर पा रहा है या ग्रो किया है।
by the 1930 there was a political agreement that independent India should be have planned economy. In the early 1950s India officially began its journey of economic planning through 5-year plans. तो इंडिया ने आजादी के बाद जब 1950 के दशक में 5-year प्लान ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था. In terms of crisis like war, India opted the yearly plans which is often called plan holidays. तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी प्लानिंग के लिए 1950 से एक तो 5-year प्लान्स को चूज किया था. और ये 5-year प्लान क्या होते थे कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट 5 साल का एक टारगेट लेके चलती थी कि स्पेसिफिक सेक्टर्स को मैं वो अपना गोल बनाऊंगी, उसको टारगेट करूंगी और उसके बाद वहां से अपनी ग्रोथ को निकालूंगी. ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट ने शुरू किया था 5-year प्लान. लेकिन कुछ समय ऐसा आ जाता था देश के ऊपर जब जैसे कि वॉर की कोई कंडीशन होगी या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तब गवर्नमेंट क्या करती थी, इस 5-year प्लान से विड्रॉ कर लेती थी और उस समय फिर ईयरली प्लान को अडॉप्ट करती थी. कि मतलब हर बार 5 साल का प्लान नहीं करती थी गवर्नमेंट, फिर 1 साल का प्लान करके चलती थी. तो इसमें जब ये विड्रॉ करती थी तो उस पीरियड को बोलते थे प्लान हॉलीडे. तो वो पीरियड जो था 5-year प्लान से विड्रॉ करने के पीरियड को जब ईयरली प्लान से अडॉप्ट करती तो उसको बोलते थे प्लान हॉलीडे. In 2015, Government of India replaced the Planning Commission with the Niti Aayog. The reason for the change was that the Indian economy has shifted to a market-dominated system, and the right of the states need to be prioritized, which required a new institution structure. तो 2015 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को बंद करके नीति आयोग की स्थापना करी, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो नीति आयोग ही फिर आगे चल के देश के लिए प्लानिंग करने लगा और आज भी नीति आयोग ही देश के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करता है. इसका रीजन ये था कि अब जो है ना, जो इंडिया की मार्केट है वो मार्केट डोमिनेटेड होगी, मतलब अब उसको प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करने लगा था. तो जो अब प्राइवेट सेक्टर जिस तरफ मार्केट लेके जाएगी तो उसको डिसीजन भी उसी प्रकार से लेने पड़ेंगे. तो मतलब कैपिटलिस्ट होगी थी हमारी इकोनॉमी अब. तो इसके लिए हमको नीति आयोग की स्थापना करनी पड़ी. फ्रॉम 1950 अंटिल 2014 प्लानिंग इन इंडिया वाज मैनेज्ड बाय प्लानिंग कमीशन. जो 1950 से लेके 2014 तक जो इंडिया में प्लानिंग हुई थी वो प्लानिंग कमीशन ने ही करी थी. प्लानिंग कमीशन क्या थी, इट वाज नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इसको भारत के अंदर किसी भी एक्ट के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था. द प्राइम मिनिस्टर वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, और जो प्रधानमंत्री देश का होता है वही प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता था. इट्स प्लान्स वर अप्रूव्ड फॉर द इंप्लीमेंटेशन बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल विच इज ऑल्सो चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर. और जो प्लानिंग कमीशन जो प्लान अप्रूव करता था वो इंप्लीमेंटेशन किया जाता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, उसके चेयरमैन भी प्रधानमंत्री ही होते थे. लेकिन अब ये 2014 में इसको बंद कर 2015 में इसको बदलकर नीति आयोग में बदल दिया गया है. तो हिस्ट्री के अंदर हमने ये बात करी कि इंडिया जो अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग करता था वो 5 साल के लिए करता था और 1950 से फर्स्ट 5-year प्लान लेके आए थे, 1951 से सॉरी. ठीक है, तो 1950 में इंडिया ने 5-year प्लान को अडॉप्ट किया था. लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति देश में आती थी जब वॉर लाइक कंडीशन होती थी या इकोनॉमिक क्राइसिस होते थे तो इंडिया 5-year प्लान से विड्रॉ कर लेता था और प्लान हॉलीडे को चूज करता था, जो कि ईयरली हम प्लान करते थे. ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्लान हॉलीडे के ऊपर क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है. वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि प्लान हॉलीडे क्या होता है, तो उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन होंगे. ठीक है, और फिर 1950 से 2014 के बीच में प्लानिंग कमीशन ने हमारी देश की प्लानिंग करी, इकोनॉमिक्स प्लानिंग करी. तो प्लानिंग कमीशन थी जो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं और जो प्लान अप्रूव्ड होता है उसको इंप्लीमेंट करने का काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती थी, जिसके चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होते थे. अब नीति आयोग क्या था, नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड एज ए थिंक टैंक टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो नीति आयोग क्या था, थिंक टैंक था. थिंक टैंक क्या होता है कि ये वेरियस देश के अंदर वेरियस तरीके के सर्वे या रिसर्च करते रहते हैं. ठीक है, तो ये रिसर्च के बाद गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि अभी किस प्रकार की प्लानिंग आपको करनी चाहिए. और ये प्लानिंग बहुत तरह से हो सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सबको ये एडवाइस करते हैं. इट सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर ब्रिंगिंग स्टेट्स टुगेदर टू वर्क एज ए नेशनल इंटरेस्ट. और इस नीति आयोग ने सभी स्टेट्स को एक जगह पर लाया जिससे कि हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो काम कर पाए. प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नीति आयोग ने बढ़ावा दिया. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब यही होता है कि सबको मिलकर एक साथ कार्य करना, एक गोल के लिए कार्य करना. तो इस केस में ये सभी स्टेट्स को एक साथ लाए और अपने नेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए सभी के साथ मिलकर काम किया. इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म.
अब जो 5 ईयर प्लान्स आए थे इंडिया में, उन सबके बारे में हम बात करेंगे। जो सबसे पहला प्लान था 1951 से 1956 तक, ठीक है। अब इसमें ये देखेंगे हम कि 5 ईयर प्लान कब से कब आए, और उनके गवर्नमेंट ने क्या टारगेट, उनका फोकस उस टाइम कहाँ पे था, और उसमें गवर्नमेंट जो फोकस जिस सेक्टर्स में था, तो उसमें कितनी अचीवमेंट गवर्नमेंट उस समय प्राप्त कर पाई थी, ठीक है। तो ये आपको ऐसा नहीं कि आपको सब याद रखना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें बन सकता है, तो बस आपको एक बार ध्यान से इसको सुनना जरूर है। तो फर्स्ट प्लान जो आया था 1951 से 1956 के अंदर आया था, इसमें फोकस था एग्रीकल्चर का, इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। दिस वाज ए प्रायोरिटी एज द कंट्री वाज फेसिंग लार्ज स्केल फूड ग्रेन इंपोर्ट्स एंड राइजिंग प्राइसेस। तो इस समय क्या था, भारत के अंदर ना एग्रीकल्चर की बहुत शॉर्टेज थी, और भारत को बहुत सारा जो ग्रेन था वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था, और जिससे क्या है कि आम गेहूं के दाम जो है वो राइजिंग बढ़ रहे थे बहुत। तो इसमें इसका फायदा क्या हुआ, द प्लान वाज सक्सेस अचीविंग ए ग्रोथ रेट ऑफ 3.6% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.1%। 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर एस्टैब्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, और 5 IIT को भी इसी समय में 1951 से 56 के बीच में इस्टेब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट प्लान जो था हमारा, वो कृषि के ऊपर ही था निर्भर। एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स इसमें लगाए जा रहे थे, और इसमें फूड इंपोर्ट्स को कम करने के लिए ये प्लान लाया गया था, और इसमें हमको सक्सेस प्राप्त हुई थी, क्योंकि हमने हमारा एग्रीकल्चर को 3.6% से ग्रो कर लिया था, और जिसमें हम टारगेट को 2.1% ही लेकर चले थे। फिर सेकंड प्लान आया था 56 से 61 के अंदर। तो यहाँ पे 56 में ये प्लान खत्म हुआ, उसके बाद सेकंड प्लान देश पर लागू हो गया था। इसका फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द कंसंट्रेशन ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स। तो इस पे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन पे या हैवी इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस थी। द स्ट्रेटेजी वाज डिवाइज्ड बाय द प्रोफेसर पीसी महानबोलिस, और ये स्ट्रेटेजी किसने दी थी, पीसी महानबोलिस ने। ये आपको याद रखना है कि दूसरे सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर जो स्ट्रेटेजी बताई गई थी वो पीसी महानबोलिस ने बताई थी। इसमें टारगेट जो था, टारगेट ग्रोथ रेट वाज 4.5%, while the actual was 4.27%। तो जो है लगभग टारगेट जितना हमने अचीव कर लिया था। द प्लान फेस चैलेंजेस ड्यू टू एन शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो उस टाइम देश में फॉरेन एक्सचेंज की कमी आ रही थी, जिसके वजह से हम बहुत चैलेंज फेस कर रहे थे। हाइड्रोक्लिनिक पावर प्लांट एंड मेजर स्टील प्लांट्स इन भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला वाज बुल्ड, और इस समय में हाइड्रो पावर प्लांट लगाए गए थे वेरियस। थर्ड प्लान आया था 61 से 65 के बीच में। इसका फोकस था एग्रीकल्चर ग्रोथ, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, और रीजनल डेवलपमेंट को विकास करना और एग्रीकल्चर ग्रोथ पर बढ़ावा देना। दिस प्लान इज मेजर फेलियर, इट वाज सेवरली डिस्टर्बेड बाय 2 वार्स। क्योंकि इस समय में क्या हमारी एक तो चाइना के साथ वॉर हो गई थी और पाकिस्तान के साथ वॉर हो गई थी, तो इसमें हमको ये हमारा प्लान फेलियर रहा था, क्योंकि इसमें हम हमारी ग्रोथ रेट को अचीव नहीं कर पाए थे। एंड ए कैटास्ट्रोफिक ड्रॉट फमाइन इन 1965 टू 66। तो पहले तो चाइना के साथ हमारी वॉर हुई थी 61 से 62 के बीच में, फिर पाकिस्तान के साथ होगी 65 से 66 के बीच में। उसके बाद देश के अंदर सूखा पड़ने लग गया, जो 65 से 66 के अंदर था। तो द टारगेट ग्रोथ वाज 5.6%। जो हमने ग्रोथ टारगेट करी थी कि 5.6% से हम वृद्धि करेंगे, लेकिन एक्चुअल वाज ओनली 2.4%। तो इस वजह से हम थर्ड प्लान के गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। देन आया था 3 एनुअल प्लान हॉलीडे 66 से 69 के अंदर। देखो मैंने आपको बताया था कि प्लान हॉलीडे बीच में हमको अडॉप्ट करना पड़ा था, क्योंकि देश के अंदर स्थिति जो थी वो इकोनॉमिक्स हालत ठीक नहीं थी, और देश में वॉर जैसी कंडीशन बनी हुई थी। तो 65 के बाद गवर्नमेंट ने 3 जो थे 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 को 3 एनुअल प्लान लेके आई थी, जिसको हम बोलते हैं प्लान हॉलीडेज। इसका फोकस था ड्यू टू द पुअर फाइनेंशियल सिचुएशन आफ्टर द वॉर, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारी वॉर हुई थी, तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। द गवर्नमेंट ऑप्टेड द 3 सेपरेट एनुअल प्लान्स इंस्टीड ऑफ ए 5 ईयर प्लान। द पीरियड इज नॉन प्लान हॉलीडे। तो इसमें असेसमेंट के हमको क्या इसमें फायदा हुआ था, द एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी विच लीड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में स्थापित किया गया था। फिर फोर्थ प्लान आया था 69 से 74 के बीच में। इसमें फोकस हमारा था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। और इसमें हमारा ये फोकस था कि हमको ग्रोथ जो है वो स्टेबल होकर कंटिन्यूसली करनी है, और हमको सेल्फ रिलायंस बनना है वेरियस सेक्टर्स के अंदर, मतलब हमको आत्मनिर्भर बनना है। इसके अंदर दिस प्लान और ऑल्सो डिस्टर्बेड बाय ड्रॉट। तो ये भी प्लान सूखे की वजह से खराब हो गया था,
द इंडो पाक वॉर ऑफ 71 to 72, it was marked a high inflation and the nationalization of 14 major bank. The target growth rate was 5.6% while the actual was 3.3%. और 71 और 72 के समय में भी इन पाकिस्तान के साथ हमारी दूसरी वॉर हो गई थी, जिसमें और इसी वजह से हमारे देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो इस वजह से हम उसका भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाए थे, फोर्थ प्लान को। फिर उसके बाद आया था फिफ्थ प्लान 74 से 79 के बीच में। इसके अंदर एक फोकस जो सबसे ज्यादा था इसमें था पॉवर्टी रेडिकेशन, मतलब गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इस टाइम इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, तो ये आपको वैसे याद नहीं रखना, ये आपको बस बताने की बात है कि फिफ्थ प्लान जो था उसमें गरीबी हटाने का सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। एंड सेल्फ सफिशिएंसी, कि हमारे पास किसी भी चीज की, मतलब हमारी जो बाहर के देशों पर हमारी जो निर्भरता थी उसको कम करना था। द प्लानिंग प्रोसेस हैज बिकम इंक्रीजिंगली politicalized and the period saw a growth of socio-economic inequalities and was disrupted by the emergency and a change of government in at the center। तो ये जो प्लानिंग करी गई थी ये ज्यादा अपने राजनीतिक लक्ष्य को देखते हुए बनाई गई थी, मतलब ये देश के लिए कम प्लानिंग थी। और दूसरा वो उस पीरियड के अंदर सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बहुत हो रही थी, मतलब क्या है कि गरीबी और बढ़ रही थी और अमीर हो रहा था। और उसके बाद जब इमरजेंसी लागू कर दी गई देश पे, तब तो ये इस फिफ्थ प्लान भी हमारा एकदम खराब हो गया था, मतलब उसमें हम अचीव कुछ नहीं कर पाए थे। फिर आता सिक्स्थ प्लान जो 1980 से 1985 तक रहा। इसमें फिर फोकस किया गया गरीबी हटाने पे, द मोटो गरीबी हटाओ इसमें फिर से लाया गया। इट प्रायोरिटाइज्ड डेवलपिंग सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया, और इसमें ज्यादा फोकस था कि सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम देश में बनाए रूरल एरिया के अंदर। और इसके अंदर द प्लान इंट्रोड्यूस द टारगेट ग्रुप अप्रोच एंड वेरियस नेशनल लेवल प्रोग्राम्स। मोस्ट ऑब्जेक्टिव वर मेट विद द ग्रोथ रेट ऑफ 5.5%। और इसके अंदर ज्यादातर जो हमने लक्ष्य रखे थे वो हमने अचीव कर लिए थे, और हमारी जो ग्रोथ रेट रही थी इसमें 5.5% रही थी। उसके बाद आया था सेवंथ प्लान 85 से 90 के बीच में। रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीज जॉब क्रिएशन एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। तो इसके अंदर जो हमारा फोकस था वो फूड ग्रेन को बढ़ाना, जॉब क्रिएट करना नई, और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, इंडस्ट्री की जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना। इसके अंदर जवाहर रोजगार योजना इंट्रोड्यूस की गई थी 1989 के अंदर। तो रोजगार बढ़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे रखी गई थी जवाहर रोजगार योजना। इसके अंदर द इकोनॉमी एक्सपीरियंस हायर ग्रोथ रेट, तो इसके अंदर इकोनॉमी हायर ग्रोथ रेट अचीव कर रही थी, बट द कॉस्ट ऑफ सीवर फिजिकल इम्बैलेंस एंड वर्सिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। लेकिन इसमें अंदर जो हमारा बजट की सिचुएशन थी तो उसमें हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 5% वाइल द एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज 6%। लेकिन हमने इसमें टारगेट किया था 5% ग्रोथ रेट, लेकिन हमने अचीव कर लिया था 6%। बस इसमें हमको सेवंथ प्लान में दिक्कत ये हो रही थी कि हमारा जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी वो उसकी इनकम से ज्यादा होने लगी थी, जिससे हमको फिजिकल डेफिसिट फेस करना पड़ रहा था। फिर उसके बाद 2 एनुअल प्लान लाए गए, दोबारा से प्लान हॉलीडे लिया गया 1990 से 1992 के बीच में। ये क्यों लाया गया? द 8th प्लान could not be launched due to the fast changing political environment. The two annual plans were implemented with the focus of maximum improvement and social reform. आपको जानते होंगे कि राजीव गांधी जी की हत्या इसी समय में हुई थी। तो देश में क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत हो गई थी। इस वजह से ये वापिस से 2 एनुअल प्लान लाए थे, और हमारा देश जो है इस समय एक तरह से बैंकरप्सी की कगार पे था। ठीक है, तब ये 2 एनुअल प्लान लाए गए। दिस पीरियड मार्क एट द बिगिनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन इन इंडिया फॉलोइंग द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। और इसके अंदर ही देश के अंदर हम जानते हैं, जैसे 1981 के अंदर जब फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी, तब एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए थे देश में। फिर 8th प्लान आया था। दिस वाज द फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। द रिकमेंडेशन डिफाइनिंग द रोल ऑफ स्टेट, गिविंग ए ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर, डिसेंट्रलाइजिंग प्लानिंग एंड एम्फसाइजिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और 8th प्लान के अंदर ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को बहुत बल दिया गया, और जो प्लानिंग नीति योग मतलब जो सेंट्रलाइज प्लानिंग करी जाती थी उसमें स्टेट्स को ज्यादा पावर देगी कि हम अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ देश को आगे बढ़ा पाए। ये प्लान भी सक्सेस हुआ था। द टारगेट ग्रोथ पर 5.6%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ हमने 6.7% ग्रोथ अचीव करी थी। फिर 9th प्लान आया था 97 से 2002 के बीच में, ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी, मतलब देश की ग्रोथ में सबकी हिस्सेदारी रहेगी।
इट एम्फसाइज्ड 7 बेसिक मिनिमम सर्विस लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड प्राइमरी एजुकेशन। और इसमें ये 7 बेसिक मिनिमम सर्विस देश को प्रॉमिस की गई थी, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर साफ मिलेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छा होगा, प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, मतलब ये 9th प्लान का हिस्सा था। दिस प्लान वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लोडाउन कॉज्ड बाय द साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। द इशू वाज फिस्कल कंसोलिडेशन बिकम द टॉप प्रायोरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये भी प्लान जो था हमारा, ये साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से खराब हो गया था। ये साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस क्या हुए थे, ये आपको शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। जैसे साउथ ईस्ट के अंदर हमारी जो कंट्रीज हैं लाइक थाईलैंड, मलेशिया, ठीक है, तब क्या हुआ था, इन लोग, ये थाईलैंड मलेशिया ने क्या किया था, अपनी जो इनकी करेंसी है, इनकी करेंसी को इन्होंने पैक कर दिया था डॉलर के साथ। डॉलर के साथ एक तरह से लॉक करके रख दिया था कि डॉलर का दाम बढ़ेगा तो इनकी करेंसी भी बढ़ेगी, डॉलर दाम कम होगा तो इनकी करेंसी भी कम होगी, ठीक है। तो ये देखते हुए ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन कंट्रीज के अंदर पैसा लगाने लग गए थे। लाइक साउथ कोरिया भी ये कंट्री, वो भी इनकी इसी लिस्ट में शामिल है। तो लोग इनके अंदर बहुत पैसा इन्वेस्ट करने लगे थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज में। और फिर क्या हुआ कि यूएसए ने इनको फोर्सफुली अपनी करेंसी को डॉलर से हटाने का बोला कि अब डॉलर के साथ जो अपना करेंसी का प्राइस जो लॉक किया हुआ है उसको हटाओ और आप मार्केट के अंदर आपकी करेंसी को फ्लो होने दो। तब क्या हुआ कि रातों रात थाईलैंड की करेंसी जो है वो एकदम गिर गई, मतलब करेंसी की वैल्यू जो है वो मार्केट के अंदर उसकी बहुत बुरी हालत होगी, मतलब वो बहुत ज्यादा उसका प्राइस जो है गिर गया। लाइक जैसे हम प्राइस डिसाइड करते हैं, $1 के अंदर लगभग 86 रुपीज आते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉरेक्स मार्केट का प्राइस है ये होता है। तो इसी वजह से थाईलैंड की करेंसी बहुत ज्यादा क्रैश कर गई और बाकी सब इन्वेस्टर्स को इस डर से कि उनका पैसा ना डूब जाए तो वो सभी इन देशों से पैसा निकालने लग गए और फिर एक चैन बन गई कि सब इन सभी कंट्री से पैसा विड्रॉ करने लगे। और इसी के साथ फिर क्या हुआ, इन सभी कंट्रीज के अंदर जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो यही इसी सबको बोला गया साउथ ईस्टर्न एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि इससे पूरे एशिया में रिसेशन का खतरा बन गया था। तो मतलब हमारा जो 9th प्लान था वो भी हम अच्छे से उसको अचीव नहीं कर पाए थे। फिर जो नेक्स्ट आता 10th प्लान 2002 से 2007 के बीच में। दिस प्लान सेट मॉनिटरेबल टारगेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर 11 की इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। तो इस प्लान में पहली बार मॉनिटरेबल टारगेट रखे गए जो 11 इंडिकेटर्स के लिए, फर्स्ट टाइम 11 की इंडिकेटर्स थे उनके लिए। इट रिकॉग्नाइज्ड दैट हायर ग्रोथ अलोन इज नॉट इनफ, इट मस्ट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इसमें यह फोकस किया गया कि सिर्फ ग्रोथ रेट अचीव करना ही नहीं होगा, हमको हमारे जो पॉपुलेशन है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करना होगा। इट ऑल्सो डिक्लेयर दैट एग्रीकल्चर सेक्टर हैज द प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी। और इसमें यह डिक्लेयर किया गया था कि जो प्राइम एग्रीकल्चर सेक्टर है वो देश की इकोनॉमी को मूव करने के लिए, देश की ग्रोथ के लिए सबसे प्राइमरी फोर्स है। इसके अंदर क्या हुआ था, द एक्चुअल ग्रोथ रेट भी 7.7% एंड क्लोज टू टारगेट 8। इसमें टारगेट 8.1 का रखा था लेकिन 7.7 अचीव कर ली गई थी। फिर जो 11th प्लान था 2007 से 2012 के लिए, तो इसमें फोकस था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसमें ये फोकस किया था कि हम जो ग्रोथ हम करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सभी सेक्टर्स को लेकर ग्रो करेंगे और जल्दी से ग्रो होंगे। द प्लान वाज लॉन्च्ड amidst concern about high inflation and stronger rupees. It achieved GDP growth 7.5% and the less than 9%। इसमें 9% का टारगेट था और 7.5% ही अचीव कर पाए थे। फिर जो 12th प्लान आया था 2012 से 2017 के बीच में, इसकी थीम थी फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, कि इसमें जल्दी और इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव थे टारगेट ग्रोथ ऑफ 9%, 4% ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, 10% ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चर सेक्टर। मतलब इसमें ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ 9% रखी थी, जिसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर को 4% ग्रो करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 10% से ग्रो करेंगे। इट इज एम्फसाइज्ड डेवलपिंग ए वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, क्रिएटिंग ए न्यू लैंड एक्विजिशन लॉ, मेकिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसके अंदर ज्यादातर वाटर मैनेजमेंट की देश के अंदर नई स्ट्रेटजी बनाई गई, लैंड एक्विजिशन के नए लॉ बनाए गए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब गवर्नमेंट का पैसा और कुछ प्राइवेट पार्टी का पैसा लेकर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो इसी प्लान के अंदर बनाया गया था। इसमें जो ग्रोथ रेट थी वो 8% थी लेकिन एक्चुअल हम 6.7% ही अचीव कर पाए थे। तो सॉरी, यहाँ भी 8% ही कर लेना है, 8% ग्रोथ रेट डिसाइड करी थी लेकिन हम 6.7% ही अचीव कर पाए थे। तो ये 12 प्लान थे। अब ये ऐसा नहीं कि आपको याद रखना है, लेकिन बस कभी बीच में कुछ पूछ सकता है कभी ना कभी, लेकिन आपको क्या है
आपको मैं क्विक रिवीजन जो दूंगा, क्विक रिवीजन, उसके अंदर ये आपको सारे प्लान मिल जाएंगे शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया हिस्ट्री क्या रही है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों करी जा रही थी इंडिया के अंदर? द मेन गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया आर ब्रॉड एंड ओपन एंडेड। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आर, सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए, टू अचीव ए सस्टेनेबल इंक्रीज इन द इकोनॉमिक आउटपुट लेवल ओवर टाइम। तो जो हमारी आज प्रोडक्शन थी उसको बढ़ाने के लिए, मीन इकोनॉमिक की ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी इकोनॉमिक प्लानिंग। पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी खत्म करने के लिए, टू रिड्यूस पॉवर्टी मैनी प्रोग्राम एम्ड एट द हेल्पिंग द पुअर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग के थ्रू हम बहुत सारे प्रोग्राम हमने लॉन्च किए थे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, दिस हैज ऑलवेज बीन ए फंडामेंटल गोल एंड क्लोजली लिंक टू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। क्योंकि जब आपको गरीबी हटानी है तो आपको रोजगार भी देना होगा, और अगर रोजगार दे दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी गरीबी हटने लग जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। क्योंकि समाज के अंदर क्या इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ने लगी थी, तो उसको भी इक्वल करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करी गई थी। टू एड्रेस द लार्ज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग वाज सीन एज द वे टू क्रिएट मोर जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी। पर इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की बहुत जरूरत थी। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, टू मेक द इंडियन इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट, which means reducing its dependent and subservient position in the global economy। सेल्फ रिलायंट का मतलब है कि आप आत्मनिर्भर बनाओ अपनी इकोनॉमी को। तो देश की इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, टू मॉडर्नाइज ऑल सेक्टर स्टार्टिंग विद एग्रीकल्चर बाय इंटीग्रेटिंग मॉडर्न फार्मिंग एंड डेयरिंग प्रैक्टिस, ऑल्सो द ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन सोशल आउटलुक सच एज रिकॉग्नाइजिंग इक्वल ह्यूमन राइट्स फॉर वुमेन। तो मतलब हमारी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए भी इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ी, और इसके अंदर वेरियस सेक्टर के अंदर नए अलग अलग कदम उठाए गए। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम मॉडर्न फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया कि अब नए नए तरीके से कैसे हम खेती कर सकते हैं, डेयरी प्रैक्टिस हम कैसे सुधार सकते हैं, और मतलब सोशली भी हम ग्रो करने लगे, जैसे कि वुमेन्स को भी बराबर अधिकार दिए जाने लगे। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है जब हम हमारी इकोनॉमी को प्लान करके उसको ग्रो करते रहेंगे, जिससे कि हम एक सही समाज के निर्माण कर पाएंगे। जब हमारे देश में अगर समानता नहीं होगी तब भी हम अपने देश को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर, ये सब इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव थे। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी की वृद्धि करना, पॉवर्टी एलिवेशन गरीबी हटाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार निर्माण करना, और समाज में से इनइक्वालिटीज को खत्म करना, इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाना, और इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग जो है वो कितनी तरीके की होती है। प्लानिंग इज ए वाइटल पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमी एंड कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन 7 वेज। तो प्लानिंग जो है वो 7 तरह की हो सकती है। तो फर्स्ट है टेरिटोरियल प्लानिंग। टेरिटोरियल मतलब रीजनल या नेशनल। आप रीजनल प्लानिंग कर रहे हो या नेशनल प्लानिंग कर रहे हो। फिर पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से प्लानिंग कैन बी फेडरल, स्टेट और लोकल। तो प्लानिंग जो है वो पूरे देश के लिए हो सकती है, स्टेट के लिए हो सकती है, या लोकल लेवल पे प्लानिंग की जा सकती है। और पार्टिसिपेशन के हिसाब से देखें तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज। कि सेंट्रलाइज मतलब कि एक सेंट्रलाइज प्लानिंग की जाएगी जो कि वही प्लानिंग पूरे देश में लागू होगी, और डिसेंट्रलाइज मतलब कि हर कोई अपने उस पर प्लानिंग करेगा, मतलब हर कोई अपने स्टेट लेवल पर प्लानिंग करे। पीरियड टाइम के हिसाब से प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग। देन है फोकस, कि आपका प्लानिंग का जो फोकस है वो कैसा रह सकता है। सेक्टोरल फोकस, कि आप एक स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करके प्लानिंग कर रहे हो, या स्पेशल फोकसिंग ऑन डेवलपिंग इन जियोग्राफिकल एरिया, या फिर आप जियोग्राफिकल एरिया को टारगेट करके प्लानिंग कर रहे हो। तो प्लानिंग जो है वो इतने तरह की होगी, कि टेरिटोरियल मतलब रीजनल प्लानिंग कर रहे हो या नेशनल प्लानिंग, पॉलिटिकल फेडरल, स्टेट या लोकल प्लानिंग, और पार्टिसिपेशन के हिसाब से सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, टाइम के हिसाब से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, फोकस के हिसाब से सेक्टोरल और स्पेशल। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है प्लानिंग को बाइफरकेट कर रही है। अब इसमें जो की फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग है जो इंडिया के रिलेवेंट है वो क्या है। जैसे रीजनल प्लानिंग किसको बोलते हैं। रीजनल प्लानिंग की शुरुआत सबसे पहले यूएस के अंदर हुई थी। द यूएस was the first country to begin regional planning in 1916. The type of planning is implemented at the regional level. तो इसमें क्या है, रीजनल लेवल पर प्लानिंग करी जाती है, मतलब लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट्स को
छूट दी गई थी कि वो अपने लेवल पे प्लानिंग करे। टारगेटिंग ए वाइड जियोग्राफिकल एरिया टू इंश्योर द बेस्ट यूज ऑफ स्पेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब रीजनल लेवल पे प्लानिंग का क्या मतलब है? जैसे मान के चलो कि एक कोई डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत बैकवर्ड है, ठीक है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, और लेकिन सेंटर, अगर सेंट्रलाइज प्लानिंग होगी, मतलब कि नेशनल लेवल पे प्लानिंग कर दी जाएगी कि हर जगह इस तरह से कुछ परियोजना को लागू किया जाएगा, लेकिन हमको ये देखना होगा कि क्या हमारे पास जो जो डिस्ट्रिक्ट है, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, वो अभी उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है कि नहीं है। और अगर ये डिसीजन वहां की रीजनल गवर्नमेंट लेगी तो वो अपने एरिया को सबसे ज्यादा अच्छे से जानती है, तो वो उसके लिए बेहतर एक प्लानिंग कर पाएगी इन कंपेरिजन विद कंपेरिजन टू नेशनल प्लानिंग। फिर है नेशनल प्लानिंग। दिस कंसेप्ट स्टार्टेड विद द सोवियत यूनियन which implemented the first 5-year plan from 1928 to 1933। तो जो नेशनल प्लानिंग का कंसेप्ट है वो सबसे पहले सोवियत यूनियन लेके आई थी, जिसको आज का दिन रशिया बोला जाता है। हालांकि सोवियत यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज थी जो टूट के अलग हुई थी, लेकिन नेशनल प्लानिंग की शुरुआत सोवियत यूनियन ने की थी। फर्स्ट उन्होंने 5-year प्लानिंग, जो 5-year प्लानिंग उसी को नेशनल प्लानिंग बोल रहे हैं, और ये फर्स्ट उन्होंने प्लानिंग 1928 से 1933 के बीच में की थी। दिस वॉज क्लियर फ्रॉम बिगिनिंग दैट न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया फेसिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये तो हमको पहले से ही पता था कि इंडिया जब आजाद होगा तो उसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी होगी। वुड नीड नेशनल प्लानिंग सो द गवर्नमेंट कुड टेक एन एक्टिव रोल इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर इक्विटेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तब गवर्नमेंट को जब 5-year प्लानिंग करके चलेगी, तभी गवर्नमेंट अपने फंड्स को या अपने रिसोर्सेज को अलोकेट कर पाएगी वेरियस जगहों पर, और वो फिर इक्विटेबल ग्रोथ अचीव कर पाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग, की प्लानिंग करने से इंडिया में आज तक हमने क्या क्या अचीव कर लिया है। इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग particularly through the 5-year plans had led to several notable achievement contributing significantly to the nation development trajectory। तो इंडिया ने सिग्निफिकेंटली अचीव किया है। जैसे जो 5-year प्लान इंडिया ने बनाए थे, 12 5-year प्लान मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाए हैं, उसके बाद इंडिया ने क्या क्या अचीव किया। सबसे पहले तो पॉवर्टी रिडक्शन, की गरीबी कम करी। प्लानिंग एफर्ट्स वर सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी रेशियो बाई 5%। तो जो गरीबी उन्मूलन किया वो 5% इंडिया ने अचीव कर लिया था। इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, तो हमारा जंगल, जो देश में जंगल थे उनको जितनी जगह थी उनके पास, तो जंगल हमारे और बढ़ गए, जिससे कि हमारा फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा। विद इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू 25%, तो जंगल जो हमारे 25% से ग्रो कर गए। इंप्रूव लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट इन द कंट्री इंक्रीज टू 75%। तो जो हमारे लिटरेसी रेट था, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे थे, वो 75% से हमारे ग्रो कर गया। इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 8%। तो इंडिया ने पहली बार जब 8% की ग्रोथ रेट को अचीव किया था, ये टाइम था मनमोहन सिंह जी का, 1991 के समय जब एलपीजी रिफॉर्म आए थे, उस समय इंडिया ने 8% से ग्रो किया था। फूड सेल्फ सफिशिएंसी, और हमने अपने फूड के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली थी। अब हमको जो खाद्यान्न है वो बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। ए मेजर अचीवमेंट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s। तो 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, विच ट्रांसफॉर्म इंडिया विद द फूड डेफिशिएंट नेशन इनटू ए सेल्फ सफिशिएंट वन ऑफ द फूड ग्रेन्स। और उसने इंडिया को फूड डेफिशिएंट से फूड सफिशिएंट बना दिया था। दिस सिग्निफिकेंटली बूस्टेड फार्मर्स इनकम, और इससे फार्मर की इनकम की वृद्धि हुई, पर्टिकुलर इन द रीजन ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। और जिसमें से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के फार्मर्स की वृद्धि, इनकम में वृद्धि सबसे ज्यादा हुई थी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बेस्ड डेवलपमेंट, की इंडस्ट्री भी देश में बढ़ने लगी थी। द अर्ली प्लान्स आर फोकस्ड और ऑन एस्टैब्लिशिंग बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज एम टू बिल्ड ए सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। और उसके बाद देश में इंडस्ट्री बढ़ने लगी और इंपोर्ट की डिपेंडेंस जो है वो कम होने लगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्लानिंग ऑल्सो aimed at simultaneously developing agriculture, industry and infrastructure to combat the challenges inherited at dependence। तो जब देश में हम इकोनॉमिक प्लानिंग करके चल रहे थे, तो उसने हमको साइमल्टेनियसली ग्रो करने में मदद करी, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर को हमने एक साथ में ग्रो किया, जिससे कि हमारी जो चैलेंजेस थे इंडिपेंडेंस के समय, हम वो उसको कॉप अप कर लिया था उन्होंने। These achievements demonstrate the positive impact on planned approach in addressing the critical social economic challenges and laying the groundwork for future growth। और ये सब प्लानिंग करने से हमको हमारी इकोनॉमी अच्छी होने लगी, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा उसके ऊपर, और हम फ्यूचर की ग्रोथ के लिए हम लोगों ने एक ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया था।
ठीक है, तो अचीवमेंट क्या की, पॉवर्टी रिडक्शन हुई, गरीबी खत्म हुई, फॉरेस्ट कवर बढ़ गया, लिटरेसी रेट देश में बढ़ने लगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमने अचीव कर ली, सेल्फ रिलायंस सफिशिएंट हो गए हम ग्रेन के अंदर, फूड इंडस्ट्रियल हमारी बढ़ने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होने लगा। ठीक है, तो ये सब हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग कर से हमने अचीव किया। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर 5 ईयर्स। तो जब हमने ये 5 ईयर प्लान ऊपर बनाए हैं, जो हमने 12 प्लान पढ़े, उसके लिए गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ी होगी। तो वो पैसा कैसे गवर्नमेंट के पास आया? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान्स रिक्वायर्ड सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज which were mobilized from a diverse set of resources to ensure their successful education। तो वो 5 ईयर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो पैसा आया डाइवर्सिफाई फॉर्म में, मतलब बहुत सारी अलग अलग जगहों पे, तो वो क्या क्या जगहें थी? तो सबसे पहला है ग्रॉस बजटरी सपोर्ट। तो जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट एलोकेट करती थी, वो सबसे पहले तो उसी पैसे से हम 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट करते थे। दिस वॉज ए सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट एलोकेटेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट to fund their investment. It includes central government's direct contribution, assistance provided to states for their plans, and additional funding for central public sector project। तो इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट खुद कंट्रीब्यूशन करती है वो, फिर जो स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाता था असिस्टेंस के रूप में वो, और एडिशनल फंडिंग जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट लगा रही थी। तो ये अगर सरकार कहीं भी खर्चेगी तो उससे क्या होगा कि एक तरह से ग्रोथ होनी तय है। मतलब अगर सरकार है जो वो अच्छे प्लान तरीके से प्रोजेक्ट में खर्च रही है, तो उससे फिर क्या है, ग्रोथ हमको जरूर मिलेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा जो खर्च रही थी उससे उसी से हम फंड करवा रहे थे 5 ईयर प्लान्स को, और जो स्टेट्स जो अपने देश में स्टेट्स थे उनके बजट से भी पैसा आ रहा था। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेड ए क्रूशियल रोल बाय कंट्रीब्यूटिंग ए पोर्शन ऑफ देयर ओन बजट टुवर्ड्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स विद इन द रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन। तो जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब 5 ईयर प्लान बनाती थी तो वेरियस स्टेट्स को भी कवर करती थी। तब जब जो स्टेट के अंदर जो प्लान इंप्लीमेंट होना था तो उसके अंदर उस प्लान को अच्छे से चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपना फंड कंट्रीब्यूट करती थी। दिस इंश्योर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन अचीविंग प्लान ऑब्जेक्टिव। तो इससे प्लान ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कोलैबोरेटिव अप्रोच काम में ली जाती थी। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, कि गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बनाए थे, तो वहां से भी गवर्नमेंट पैसा कमा रही थी। गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज वर वाइटल इन फंडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट आउटलाइन इन देयर प्लान। दे कंट्रीब्यूटेड अ पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट एंड फंड्स टुवर्ड दीज इन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक सेक्टर से भी जो पैसा प्रॉफिट गवर्नमेंट कमा रही थी उसको भी यूज 5 ईयर प्लान बनाने में, इंप्लीमेंट करने में कर रही थी। डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर, privately owned business and industries within India also participated in financing and executing project identified in 5 year plans, serving as the additional source of funding। तो जो भारत का जो प्राइवेट सेक्टर था वो प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट की मदद कर रहा था, उनको फाइनेंसिंग करके या बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके साथ करके, जिससे गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा था और गवर्नमेंट उस पैसे का यूज 5 ईयर प्लान कराने में कर रही थी। नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया के अंदर बहुत सारा एफडीआई फॉरेन से जो पैसा आ रहा था, जो हमारी वेरियस एंटिटीज या कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा था, उस पैसे का यूज भी गवर्नमेंट कर रही थी। इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम फॉरेन एंटिटीज इन्वेस्टिंग इन इंडिया टू एस्टैब्लिश एंड एक्सपेंड बिजनेसेस वर यूटिलाइज टू सपोर्ट वेरियस प्रोजेक्ट विद इन द स्कोप ऑफ प्लान्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट एफडीआई से भी पैसा ले रही थी। नेक्स्ट है टैक्सेशन, क्योंकि भारत सरकार हमारे ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से टैक्स लगा रही थी, तो वहां से भी पैसा आ रहा था। Both direct or indirect taxes levied on income, goods and service were a significant source of revenue for the government, contributing to the financing of these development initiative। तो वो पैसे का भी यूज सरकार कर रही थी। फिर गवर्नमेंट जो है बोरोइंग, मतलब गवर्नमेंट जो उधार भी ले रही थी। द गवर्नमेंट रेज फंड्स बाय इशूइंग बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। और गवर्नमेंट जब पैसा गवर्नमेंट को चाहिए होता है तो या तो एक्सटर्नल डेब्ट ले सकती है किसी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, इनसे, या किसी देश से ले सकती है, और या फिर ये गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज इशू करके जनता से भी पैसा ले सकती है। और एक्सटर्नल एड, ग्रांट, लोन्स, असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल पार्टनर प्लेड अ वाइटल रोल इन सप्लीमेंटिंग डोमेस्टिक रिसोर्सेज फॉर क्रूशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और जो सरकार है उसको बहुत एक्सटर्नल एड्स मिल रही थी या कुछ ग्रांट्स मिल जाते थे। ग्रांट्स होता था कि कोई आपकी मदद करना चाहता है
तो आपको वो पैसा दे देगा, लेकिन वो उसके बदले कुछ भी आपसे नहीं लेगा। तो वो होता है ग्रांट, और लोन होता है जो आपको रीपे करना है। तो गवर्नमेंट को एक्सटर्नल मतलब अपनी फ्रेंडली कंट्रीज से या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट को पैसा देता था, उस पैसे का यूज भी गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट करने से कर सकती थी। और इस 5 ईयर प्लान से हमने जो अचीवमेंट करी है देश की के लिए, वो बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का मेजर जो हमारा पार्ट था वो 5 ईयर प्लानिंग ही था। ठीक है, और वो 5 ईयर प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए ये ऊपर जो मैंने अभी बताए हैं यहाँ से पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा था। दिस मल्टीफेस्टेड अप्रोच टू फंडिंग अंडरस्टूड इंडियाज कमिटमेंट टू अचीविंग सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवर द स्टिपुलेटेड प्लानिंग पीरियड। और ये फंडिंग ही है जो इंडिया की ग्रोथ को आगे बढ़ा पाई और जिससे हम इकोनॉमिक प्लानिंग करके देश की डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है, तो देख लो गवर्नमेंट अपनों को भी आजादी के बाद कितने साल हो गए, तब जाके आज हम लगभग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाए हैं, मतलब 4 लाख करोड़ की। ठीक है, और ये एक दिन रातों रात नहीं होगा, इसके लिए देखो गवर्नमेंट के कितने प्रयास लगे हैं। ठीक है, तो अब हमने ये पढ़ा कि फाइनेंशियल रिसोर्स हमको कहाँ कहाँ से मिले। तो एक तो गवर्नमेंट के खुद के पैसे से क्रॉस बजटरी सपोर्ट मिला, फिर स्टेट बजट जो स्टेट अपने बजट बनाते थे वहां से मिला, फिर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से जो गवर्नमेंट पैसा कमा रही थी प्रॉफिट्स के रूप में, वो पैसा भी 5 ईयर प्लानिंग में लगाया। फिर प्राइवेट प्लेयर्स से वेरियस तरीके से हेल्प ली जा रही थी, लाइक इंडस्ट्रीज सेटल करके, या फिर उनसे जो कॉर्पोरेट टैक्स वसूले जा रहे थे वहां से। फिर एफडीए जो इंडिया के अंदर फ्लो हो रहा था वहां से भी पैसा आया। गवर्नमेंट टैक्सेशन चार्ज करती थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, वहां से पैसा आ रहा था। गवर्नमेंट कुछ लोन ले रही थी, बोरोविंग ले रही थी अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटी इशू करके, और एक्सटर्नल डेब्ट जो एड जो इंडिया को मिल रही थी, उसके जरिए हम 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट कर पाए थे। अब इसके साथ मैंने आपको क्विक रिवीजन प्रोवाइड करवा दिया, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। क्विक रिवीजन में आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, या इकोनॉमिक प्लानिंग डेफिनेशन मिल जाएगी, हिस्टोरिकली कंटेस्ट कैसे रहता और किस तरह से क्या मतलब प्लानिंग शुरू हुई, प्लानिंग कमीशन ने क्या बोला। तो ये आपको ऐसा नहीं कि मैंने कुछ इसमें छोड़ा होगा, आपको हर चीज मिलेगी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मिलेगी। जैसे फर्स्ट प्लान में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में। तो ये जो चीज है ये तो आप यहीं से पढ़ लेना, क्योंकि वहां पे थोड़ा आपको लेंथी लगेगा। फिर ऑब्जेक्टिव क्या थे इकोनॉमिक प्लानिंग के, तो आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। देखो आप रिवीजन का यूज 2 जगह कर सकते हो। ये जो रिवीजन वाली शीट में आपको दूंगा, इसका यूज आप 2 जगह कर सकते हो। एक कि आपने चैप्टर पढ़ा ये वीडियो से और उसको उसी टाइम एक बार रिवीजन से रिवाइज कर लिया। दूसरा आप इसका यूज कर सकते हो जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो एग्जाम से एक दिन पहले भी आप देखोगे ना, तो ये हर एक चैप्टर की जो आपको रिवीजन शीट मिलेगी वो 2 या 3 पेज के बीच में होगी सिर्फ। ठीक है, और आपने ये वीडियो ऑलरेडी पढ़ी होगी, तो आपको और आसानी होगी ये रिवीजन से आपको वापस रिवाइज करने के लिए। अब मैं जानता हूं कि अपने आप सभी लोग बैंक्स में काम करते हो, तो आपको इतना समय नहीं होगा। तो मैं आपको जब ये हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तब मैं आपको इसकी शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा और पूरे चैप्टर की, और आपको मैं मॉड्यूल वाइज वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ी और आसानी होगी। और इस पूरे कोर्स के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी भी वीडियो 2-3 वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो जाए। अब इस वीडियो के इस चैप्टर के आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे यहाँ पे। देखो एमसीक्यू में एकदम एग्जाम पैटर्न पे ही बनाता हूँ। तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इन 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस द लॉन्ग स्टैंडिंग प्लानिंग कमीशन विद ए न्यू इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू एक्ट एज ए पॉलिसी थिंक टैंक। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट ऑफ ने 2015 में अंदर प्लानिंग कमीशन बंद करके क्या बनाया था, तो हमने अभी पढ़ा उसको नीति आयोग की निर्माण किया गया था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में मिलेंगे, कुछ ऐसा नहीं कि वहां कुछ नया आएगा। ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे हर चैप्टर के। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा, और इतना डीप के अंदर अगर आप ऑलरेडी चैप्टर को पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी तैयारी अच्छी तैयारी होने से कोई रोक पाएगा। बस आपको क्या है कि एकदम वीडियो जो है वो पूरी देखनी है और अच्छे से उसको पढ़ना है। व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंडिया वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो इंडिया का सबसे पहला प्राइमरी फोकस क्या था, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया का फर्स्ट प्लान के अंदर ये फोकस था। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि 5 ईयर प्लान आप जरूर पढ़ लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम और 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हॉलीडे प्लान हॉलीडे के बारे में आपको बताया था कि इसका क्वेश्चन आया। द टर्म्स प्लान हॉलीडे इज कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्लान हॉलीडे किसको बोला जाता है। द पीरियड व्हेन द कंपनी ग्रो एट द फर्स्ट, नहीं ये नहीं है। द 2 ईयर गैप, ये भी नहीं है। द 3 ईयर एनुअल प्लान, ये भी नहीं। द मैंडेटरी ब्रेक ऑफ प्लानिंग कमीशन मेंबर्स आफ्टर
5 ईयर प्लान, तो ये है नहीं, ये भी नहीं था, क्या था फिर भाई, द 2 ईयर गैप बिटवीन द सेवंथ और ये कह सकते हैं हम, हाँ 7वें और 8वें के बीच में जो 2 ईयर का गैप लिया गया था उसी को ही हम हॉलीडे पीरियड कहते हैं। ये तो वो हॉलीडे पीरियड पूछ लिया, लेकिन हॉलीडे पीरियड की डेफिनेशन पूछ, प्लान हॉलीडे की डेफिनेशन पूछ लें तो वो ये है कि जब हम ब्रेक लेते हैं हमारे 5 ईयर प्लान से, उसी को ही प्लान हॉलीडे बोला जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग was established as a government dash with the core mission of promoting dash by bringing states together to work as a national interest। तो नीति आयोग एस्टेब्लिश एज ए गवर्नमेंट क्या, थिंक टैंक, ठीक है, एंड कोर मिशन प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो नीति आयोग की स्थापना एक एज ए थिंक टैंक करी गई थी जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करता था वेरियस चीजें, और उसने बढ़ावा दिया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने में, ठीक है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी, जैसे ये मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो ये इस तरह के आपको बैंक आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे और ये आंसर की के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि देखो मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, बस आप जो है कंटिन्यू तैयारी करते रहो और वीडियो देखते रहो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी।